नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत को सीरियस श्रेणी में रखा गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने वर्किंग पेपर में मल्टी प्लांट्स की संख्या में वृद्धि पर चिंता प्रकट की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अभिनव परियोजना घटक के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। WHO और यूनिसेफ ने मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट जारी की। प्रधानमंत्री ने लाओस के वियनतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण वैक्सीन विनियमन के लिए WHO के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत को सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में रखा गया। यह सूचकांक आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी वॉल्थंगर हिल्फ्स ने जारी किया है। रिपोर्ट में भारत के बारे में बताए गए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश सीरियस श्रेणी में है। हालांकि भारत का GHI स्कोर 2000 से कम हो गया है, लेकिन बाल दुबलेपन और बाल ठिगनेपन का स्तर अभी भी बहुत अधिक है। माताओं में कुपोषण की स्थिति भारत में बच्चों को कुपोषित बनाए रखती है। इससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुपोषण का दुष्चक्र जारी रहा है। चलिए अब एक नजर ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI पर डालते हैं। GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को मापने एवं ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक टूल है। हर एक देश के GHI स्कोर की गणना एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। इस फॉर्मूले में 4 संकेतक शामिल हैं। पहला है अल्प पोषण, कम कैलोरी का सेवन। दूसरा है बाल ठिगनापन, 5 वर्ष से कम आयु के ठिगने बच्चे। तीसरा है बाल दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु में लंबाई की तुलना में कम वजन वाले बच्चे। और चौथा है बाल मृत्यु दर, वे बच्चे जो 5 वर्ष की उम्र होने से पहले मर जाते हैं। खबर के आखिर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आलोचना क्यों की जाती है, इसे भी समझते हैं। पहला है GHI मापने की दोषपूर्ण पद्धति। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इस तरह ये संकेतक किसी देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। अगला है दोषपूर्ण संकेतक। कई अध्ययनों में अल्प पोषण के संकेतक के रूप में बाल ठिगनेपन को अपनाने को एक चुनौती दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपोषित आबादी में भी बाल ठिगनेपन की प्रवृत्ति देखी जाती है। वहीं पुराने डेटा सेट का उपयोग करना। इंडेक्स की गणना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पुराने डेटा का उपयोग किया गया है। प्रमुख संकेतकों पर NFHS की वार्षिक अपडेट उपलब्ध नहीं है। बढ़ते अगले मुख्य खबर की तरफ। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने वर्किंग पेपर में मल्टी प्लांट्स की संख्या में वृद्धि पर चिंता प्रकट की। इस वर्किंग पेपर का शीर्षक है मल्टी प्लांट्स की संख्या में वृद्धि और बड़े प्लांट्स का आकार, परिणाम, लागत एवं औचित्य। इस रिपोर्ट में मिजेट्स मेकिंग विजिट्स यानी भारतीय विनिर्माण में मल्टी प्लांट्स की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर। पहला बड़ा सवाल यह है कि मिजेट्स मेकिंग विजिट्स की परिघटना क्या है। इसका अर्थ है कि भारत की ज्यादातर कंपनियां अपनी एक ही बड़ी फैक्ट्री का विस्तार करने की बजाय एक ही राज्य में कई फैक्ट्रियां यानी मल्टी प्लांट स्थापित कर रही हैं। वर्किंग पेपर में यह भी बताया गया है कि 200 से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों में अब नियोजन में मल्टी प्लांट्स की हिस्सेदारी 35% तक पहुंच गई है। हालांकि अनुबंधित श्रमिकों की संख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद पिछले 2 दशकों में बड़े प्लांट या तो स्थिर हो गए हैं या सिकुड़ गए हैं। लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और फुटवियर के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। इन क्षेत्रों में 10,000 से अधिक कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियां देखने को मिली हैं, जो एक अच्छा संकेत है। यह प्रवृत्ति चीन +1 कारक या नई सब्सिडी योजनाओं के कारण हो सकती है। अब सवाल आता है कि मिजेट्स मेकिंग विजिट्स के पीछे क्या कारण है। भारतीय व्यवसायों के सामने जोखिम और विनियामक दबाव जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के चलते वे अपने परिचालन को छोटा रखना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर विवाद की स्थिति आती है तो 500 कर्मचारियों वाले प्लांट को बंद करना
5,000 कर्मचारियों वाले प्लांट को बंद करने से कम खर्चीला होता है। यही कारण है कि कंपनियां अपने ऑपरेशंस को विभाजित करके छोटे छोटे प्लांट्स में संचालित कर रही हैं। अंत में मिजेट्स मेकिंग विजिट्स प्रवृत्ति का परिणाम जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि मल्टी प्लांट्स वाली कंपनियों की उत्पादकता सिंगल प्लांट वाली समान आकार की कंपनियों की तुलना में कम होती है। इसका असर यह है कि भारतीय कंपनियां बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी पीछे रह रही हैं। दरअसल बांग्लादेश को परिधान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में बड़े प्लांट से भी लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश परिधान उत्पादन का 95% निर्यात करता है, जबकि भारत 37% निर्यात करता है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अभिनव परियोजना घटक के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिनव परियोजनाओं यानी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करना है। इससे पहले मॉडल सोलर विलेज जैसे अन्य उपघटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। चलिए इसी के साथ खबर को विस्तार से समझते हैं और अभिनव परियोजना घटक के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य नई अवधारणाओं के विकास में स्टार्टअप संस्थानों और उद्योगों का समर्थन करना। इन अवधारणाओं में ब्लॉकचेन आधारित पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग जैसी नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस परियोजना के लक्षित समूह संयुक्त अनुसंधान और डिजाइन में शामिल कोई भी संस्था या व्यक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी होंगे। इस परियोजना की अधिकतम अवधि 18 महीने होगी और इसका वित्त पोषण रूफटॉप सोलर तकनीक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु परियोजना लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE है। चलिए इसी के साथ एक नजर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 2024 में शुरू किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर RTS स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। और इस परियोजना हेतु सब्सिडी लाभ 2 किलोवाट क्षमता तक की रूफटॉप प्रणालियों के लिए सोलर यूनिट की कुल लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% तक होगा। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। WHO और यूनिसेफ ने मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जारी की गई है। आपको बता दें कि यह दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य या मनोदशा से है, जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, बेहतर तरीके से सीखने और काम करने में मदद करती है। ये व्यक्ति को अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाती है। अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 1/3 समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले लोगों में दिखने लगती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अनुमान के मुताबिक 10 से 19 वर्ष की आयु के 15% किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गई हैं। इनमें सबसे आम एंजाइटी, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकार है। अब एक और गंभीर तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि 15 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों में मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। इसके अलावा संसाधनों की सीमित उपलब्धता, उच्च लागत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक दृष्टि की भावना के चलते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से ग्रस्त कई युवा आवश्यक देखभाल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब बात करें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की, तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण और मानव संसाधन दुनिया भर में वैसे ही कम है तथा बच्चों एवं किशोरों के लिए तो यह लगभग अनुपलब्ध ही है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए संस्थागत मानसिक देखभाल सेवाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके
उसकी जगह समुदाय आधारित मानसिक देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों में रहते हुए बड़े होने का अवसर मिलेगा तथा उनकी शिक्षा, सामाजिक संबंधों एवं समग्र विकास में कोई बाधा भी नहीं आएगी। भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखा जाए तो इस रिपोर्ट में भारत के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रयासों की सराहना की गई है। उदाहरण के तौर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत आत्महत्या करने के प्रयास या व्यवहार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा चेन्नई, तमिलनाडु में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन SCARF अग्रिम मनोविकृति सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करता है। महाराष्ट्र में स्थित मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं नीति केंद्र द्वारा एक अभिनव प्रोग्राम आउटलिव शुरू किया गया है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और नीतियों के सह निर्माण में युवा वयस्कों को शामिल किया जाता है। यह एक प्रकार का आत्महत्या रोकथाम प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य शहरों में जाति, वर्ग, लैंगिक और लैंगिकता के चलते मानसिक तनाव के प्रति सुभेद्य 18 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच होने वाली आत्महत्याओं को रोकना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने लाओस के वियंतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS में भाग लिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिए प्रमुख मंच है। इस शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। चलिए एक एक करके उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आसियान की केंद्रीय भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संरचना, भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड सहयोग में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया है। अगली मुख्य घोषणा नालंदा विश्वविद्यालय में होने वाले शिक्षा सम्मेलन से जुड़ी हुई है। भारत ने EAS के भागीदार देशों को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित किया। वहीं भारत ने म्यांमार की स्थिति पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन भी किया है। भारत ने दोहराया कि म्यांमार को अलग थलग करने की बजाय उससे वार्ता करनी चाहिए। साथ ही आसियान की 5 सूत्री आम सहमति यानी 5 पॉइंट कंसेंसस का भी समर्थन किया। ये 5 कंसेंसस हैं: देश में हिंसा का तत्काल अंत करना, सभी पक्षों के बीच संवाद को बनाए रखना, विशेष दूत की नियुक्ति करना, आसियान द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करना और सभी पक्षों से मिलने के लिए विशेष दूत को म्यांमार भेजना। इनके अलावा नौ परिवहन के लिए आचार संहिता को लेकर भी घोषणा की गई है। भारत ने समुद्री गतिविधियों को UNCLOS के अनुसार संचालित किए जाने पर बल दिया। साथ ही भारत ने नौ परिवहन के लिए मजबूत आचार संहिता विकसित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। यह आचार संहिता इस क्षेत्र से संबंधित देशों की विदेश नीतियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं होनी चाहिए। साथ ही भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र को विस्तारवाद की बजाय विकास आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। चलिए अब ऐसे में थोड़ी जानकारी इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में होना भी काफी जरूरी है। इसकी उत्पत्ति 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके 18 सदस्य देश हैं, 10 आसियान सदस्य देश तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं आसियान के सदस्यों की बात करें तो इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों का नाम शामिल है। इस सम्मेलन में सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर्यावरण एवं ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दे और वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी है। और इसका महत्व ये है कि EAS के सदस्य विश्व की लगभग 53% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण NRA वैक्सीन विनियमन के लिए WHO के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। आपको बता दें, WHO के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल GBT के अनुसार भारत की वैक्सीन विनियामक प्रणाली को वैक्सीन से जुड़े सभी प्रमुख विनियामक कार्यों में फंक्शनल घोषित किया गया है।
भारत की वैक्सीन विनियामक प्रणाली में एनआरए और संबद्ध संस्थान शामिल हैं। 2017 में भारत के एनआरए का मूल्यांकन पुराने जीबीटी संस्करण 5 के साथ किया गया था, लेकिन अब अपडेटेड जीबीटी संस्करण 6 का उपयोग करके इसका फिर से मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन में भारत ने वैक्सीन के विनियमन से जुड़े कई कार्यों में सर्वोच्च अंकों के साथ परिपक्वता स्तर 3 को बरकरार रखा है। जानकारी के लिए बता दें कि परिपक्वता स्तर 3 एक स्थिर, बेहतर कार्यशील और एकीकृत विनियामक प्रणाली की पुष्टि करता है। चलिए अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल GBT के बारे में। इसका उपयोग दवाओं, टीकों, ब्लड प्रोडक्ट्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे विविध उत्पादों के लिए राष्ट्रीय विनियामक प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। GBT में परिपक्वता स्तर यानी मैच्योरिटी लेवल की अवधारणा को शामिल किया गया है। इसमें 1 से 4 के पैमाने पर परिपक्वता स्तर को मापा जाता है। इसमें 1 का अर्थ है विनियामक प्रणाली के कुछ तत्वों की मौजूदगी, जबकि 4 का अर्थ है प्रदर्शन का उन्नत स्तर एवं निरंतर सुधार। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण NRA के बारे में समझते हैं। यह उन संस्थानों का समूह है जो वैक्सीन के विनियमन, नियंत्रण और परीक्षण में शामिल होते हैं। इन संस्थानों की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, टीकाकरण प्रभाग, PVPI यानी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। अंत में भारत में वैक्सीन का विनियमन भी जान लेते हैं। ये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और संबंधित नियमों द्वारा विनियमित होता है। वैक्सीन विनिर्माण हेतु लाइसेंस संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDCSO द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है। नए औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 में नैदानिक अध्ययन एवं अनुमोदन के लिए अनिवार्य प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान की गई है। rDNA डिराइव्ड वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमले से बचे लोगों का एक जमीनी स्तर का आंदोलन है। भारतीय आपूर्तिकर्ता विश्व स्तर पर बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने हेतु यूनिसेफ में तीसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। भारत और लाओस के प्रधानमंत्रियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वट फोउ यूनेस्को स्थल का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने कथित तौर पर अंतरिक्ष आधारित निगरानी पहल के तीसरे चरण को मंजूरी प्रदान की है। इस चरण के दौरान निगरानी में सुधार करने के लिए अगले 5 वर्षों में अलग अलग AI संचालित जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। लद्दाख के हानले में स्थापित भारत की सबसे ऊंची वेधशाला में ऑरोरा परिघटना को कैप्चर किया गया है। ये एक बहुरंगी प्रकाश है जो ऊपरी आयन मंडल में उत्पन्न होता है। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे शहर के जेजूरी में बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। ये पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत प्रौद्योगिकी विकसित करने का एक अग्रणी प्रयास है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बायो बैंक के डेटा का उपयोग करके एक अज्ञात दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान की। बायो बैंक ब्लड, DNA, कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों जैसे जैविक सैंपल्स या उनसे संबंधित आनुवंशिक डेटा का संग्रह है। हाल ही में केरल के एक व्यक्ति में बैक्टीरिया से फैलने वाले म्यूरिन टाइफस रोग का मामला दर्ज किया गया। इसे एंडेमिक टाइफस, पिस्सू जनित टाइफस या पिस्सू जनित स्पॉटेड फीवर यानी फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन ड्रोन नामक एक नए प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन है। ये थर्माइट नामक पदार्थ उत्सर्जित करता है। थर्माइट एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।